हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू योर एमईपीएल क्लासेस। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल वन का अमेंडमेंट्स जो हमारे आने वाले जून 23 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना? तो इस एग्जाम्स के लिए जो इंस्टीट्यूट है हमारा आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ने क्या क्या अमेंडमेंट्स हमें पढ़ने को दिया है वो देख लेते हैं। ठीक है ना? तो अगेन जैसा कि मैं बोलता हूं, इस सभी अमेंडमेंट्स के चरित्र और पात्र काल्पनिक नहीं है, इसका इसके करिकुलम से बहुत ही करीबी नाता है। तो आप ये अमेंडमेंट्स तभी कर रहे होंगे जब आपने रिवीजन सारा कर लिया है। ठीक है ना? कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते इसको रिवाइज भी कर सकते हैं वीडियोस के साथ साथ। ठीक है ना? चलिए वेरी वेरी गुड, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए इंस्टीट्यूट ने बोला है भाई इस प्रोग्राम के लिए हमारा सप्लीमेंट है, मतलब कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है ना? वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। Applicable for June 23 examinations, everyone. Applicable for the June 23 examinations. Again, all importants are subject to examination risk. So prepare all the questions, all the curriculum carefully. ठीक है? तो आपको पढ़ के जाना है, सारा का सारा जाना है आपको पढ़ के। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आप एक स्टेप पीछे हैं, बस एक स्टेप और आप सीएस बन गए। वन स्टेप बिहाइंड ओनली, दैट्स इट। चलिए वेरी वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। सो टोटल हमारे पास 4 चैप्टर्स है। 4 चैप्टर्स कौन कितने? 4 चैप्टर्स हैं, है ना? सो लेसन नंबर 2, 3, 6 and 16, 2, 3, 6 and 16 everyone, 2, 3, 6 and 16 everyone। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 के साथ, जो है हमारा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। क्या? लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया एवरीवन। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें ना लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में अमेंडमेंट आया। कहां पे आया सर? आप याद करिए, यहां पे क्लॉज रहता है जो बोलता है भाई अगर आपको आईडी अपॉइंट करना है, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है, क्या अपॉइंट करना है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए आपको। क्या चाहिए? एसआर चाहिए आपको पास करने के लिए। ठीक है ना? याद करिए एलओडीआर का। ठीक है ना? तो ये हमारा अमेंडमेंट हुआ है 14 नवंबर 22 को। 14 नवंबर 22 को। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना कि ये आ जाएगा दिसंबर वाला टर्म में। नहीं आया दिसंबर टर्म में, है ना? बिकॉज इंस्टीट्यूट बोलता है भाई 6 महीना पहले कर ले तू। तो हो सकता है ये वाला आपके टर्म में इंपॉर्टेंट होगा, आपके टर्म में इंपॉर्टेंट होगा एवरीवन। तो आप देखेंगे और समझेंगे। ठीक है ना? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या बोला मैंने, नॉर्मली क्या चाहिए होता है? एसआर चाहिए होता है ना? एसआर चाहिए होता है आईडी अपॉइंटमेंट के लिए। क्या चाहिए होता है? एसआर चाहिए होता है। स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है ना भाई, स्पेशल रिजोल्यूशंस एवरीवन, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है ना? यहां पे बोल रहा है अगर मान लो एसआर पास नहीं हुआ, ठीक है ना, तो क्या आईडी अपॉइंट नहीं करेंगे? क्या? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आईडी अपॉइंटमेंट। एसआर पास होना बहुत जरूरी है। अगर एसआर पास नहीं होगा तो आईडी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन एक रूल को, एक आई मीन रेगुलेशंस को इंसर्ट किया गया, इसका नंबर है 25A, और वो बोलता है अगर एसआर नहीं भी पास होता है ना तो डोंट वरी, डोंट वरी, रिलैक्स, एक और रास्ता आपके पास। बोला क्या? देखो पब्लिक शेयर होल्डर्स ने वोटिंग किया है। क्या? अगर पब्लिक शेयर होल्डर का वोट ना मेजॉरिटी में है, मतलब कुछ लोग फेवर्स में है, मेजॉरिटी आर फेवर, और जो डिसेंटिव में है ना वो कम है मेजॉरिटी से, है ना? तो ठीक है ना, पब्लिक आर राजी ना, तो फिर क्या करोगे काजी? तुम पास कर दो रे, इसको पास कर दो, मतलब इसको अपॉइंट कर दो। सर कहां लिखा हुआ है देख लेते हैं। प्रोवाइड द वेयर एसआर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी, है ना? क्या? एसआर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी। चलिए फेल्स टू गेट रिक्विजिट मेजॉरिटी फॉर वोट्स। क्या? एसआर नहीं हुआ, एसआर नहीं हुआ, क्या करे? एसआर नहीं हुआ, डोंट वरी, डोंट वरी, ऐसा नहीं हुआ तो कोई चाप नहीं, कोई चाप नहीं। ठीक है आगे। votes but votes cast in favor of the resolutions exceeds votes cast by the public shareholders in favor of the resolution exceeds the vote cast against the resolutions। मतलब इन फेवर का रेजोल्यूशन ना, दैट इज एक्सीडिंग
the votes against of what, of whom, of पब्लिक शेयर होल्डर एवरीवन। तो पब्लिक शेयर होल्डर्स का अगर वोट है ना पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं। वापस से पढ़ते हैं, पहले क्या बोलता है भाई, द अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट रिमूवल, क्या द अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट रिमूवल किसके थ्रू होगा, स्पेशल रिजोल्यूशंस के थ्रू होगा। ये पता ही आपको, ये आपको तो पता ही है, आपने पढ़ा है, एसआर के थ्रू होता है, आपका एसआर के थ्रू होता है, ठीक है ना, करेक्ट है। लेकिन अमेंडमेंट तो यही है ना, क्या बोल रहा है अमेंडमेंट, देखो देखो क्या बोल रहा है 25A, provided a proviso clause has been inserted that where SR for appointment of an ID fails to get requisite majority of votes but the votes cast in favor of the resolution exceeds, मतलब सर हमारा जो वोट्स है ना एसआर में नहीं हुआ बट मेजोरिटी तो है, ऐसा नहीं हुआ बट मेजोरिटी तो है, ठीक है भैया कोई बात नहीं है, मेजोरिटी है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मेजोरिटी है ना तो अच्छी बात है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, मेजोरिटी है ना, ठीक है, मेजोरिटी है ना, क्या है, मेजोरिटी है ना एवरीवन, ठीक है, वेरी गुड, बट द वोट कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन एक्सीड्स द वोट कास्ट अगेंस्ट एंड, ओहो एंड आगे, द वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयर होल्डर, पब्लिक शेयर होल्डर्स का जो वोट है ना मस्ट एक्सीड्स अगेंस्ट द फेवर, आई नी, है ना, करेक्ट है, मतलब इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन एक्सीड्स द वोट्स कास्ट अगेंस्ट रिजोल्यूशन, प्लस एंड के बाद क्या लिखोगे, नंबर 2 पब्लिक शेयर होल्डर, पब्लिक शेयर होल्डर, क्या पब्लिक शेयर होल्डर्स का ना क्या है, एक्सीड्स कर रहा है फेवर, एक्सीड्स कर रहा है इन फेवर, पब्लिक शेयर होल्डर क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है इन फेवर, ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डर्स आर एक्सीडिंग इन फेवर, ठीक है। तो इसका मतलब हम अब ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं, हम अब ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं एवरीवन, हम ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइक दबाते रहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, वेरी वेरी गुड। चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं अपन, चलिए आगे बात करते हैं अपन, वेरी गुड। सो ऐसा नहीं हुआ, डोंट वरी, आप ये चेक करेंगे कि पब्लिक शेयरहोल्डर्स ने वोट दिया है क्या पॉजिटिवली, है ना, उनका फेवर में है ना, चलेगा, एसआर पास नहीं हुआ बट मेजॉरिटी में अभी भी है ना, चलेगा, ठीक है। तो आप ये दो चीज देखेंगे तो आप आईडी अपॉइंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ और एक इंसर्शन हुआ है, क्या बोलता है, प्रोवाइडेड फर्दर, अगर आपको इस अपॉइंटेड डायरेक्टर्स को रिमूव करना है, क्या इस अपॉइंटेड डायरेक्टर्स क्या करना है, रिमूव करना है भाई, इस अपॉइंटेड डायरेक्टर्स को रिमूव करना है, तो अगेन यहां पे पब्लिक शेयरहोल्डर्स का वोट मायने रखता है, पब्लिक शेयरहोल्डर्स का वोट बहुत बहुत मायने रखता है। अब देखो जब निकालना होगा तो जो निकालने के फेवर में करने वाले हैं वोट ना, कम ऑन, जो निकालने के फेवर में वोट करने वाले ना उनका वोट एक्सीड होना चाहिए जो नहीं निकालने चाहते उनके फेवर में। ओहो, मतलब यहां पे अपोजिट हो गया, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अजीब, प्रोवाइडेड फॉर द आईडी अपॉइंटेड अंडर द फर्स्ट प्रोविजो में जो अपॉइंटेड हुआ भाई, shall be removed only vote cast in favor of the resolution proposing the removal surpass the vote cast against resolutions, ठीक है, very very good, and the vote cast by the public shareholder in favor of the resolution exceeds the vote cast against the resolutions, ठीक है ना। तो सिंपल सा है ना, तो फेवर में होना चाहिए, अगर वो निकालना चाहता है तो फेवर में आप उसको निकाल देंगे, तो बहुत सिंपल सा बात है, आप इसको याद रखेंगे। हो सकता है यहां से आपका केस स्टडीज में क्वेश्चंस आएगा, तो केस स्टडी के लिए हो जाइए आप रेडी, ठीक है, केस स्टडी के लिए आप हो जाइए रेडी, वेरी वेरी गुड। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए, आपको पता है आप लोग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स सबमिट करते हैं, टाइमलाइन याद करते हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक अमेंडमेंट वापस आया कि जब कभी भी कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होगा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड के लिए बना रहा होगा ना, उसको साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ नोट्स में, मतलब लाइन आइटम्स में, नोट्स आफ्टर द फिगर्स, आफ्टर द बैलेंस शीट्स का फॉर्मेट्स है, हाँ, उसी के बाद लाइन वाले आइटम्स में, नोट्स वाले आइटम्स में कुछ रेशियोज को भी झलकाना है,
ताकि शेयर होल्डर्स को एग्जैक्टली उस रेशियो का एनालिसिस से समझ में आए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ठीक है ना। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, लोग उसका रेशियोज बनाते हैं, निकालते हैं, समझते हैं, कंपेयर करते हैं अदर कंपनी के साथ, उस सेक्टर्स की कंपनी के साथ, फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेते हैं, या तो रखें, या तो बेचें, या तो होल्ड करें, ठीक है ना। ये सब डिसीजन लेते हैं शेयर होल्डर्स लोग, ठीक है ना। तो लॉ बोल रहा है भाई एक काम करो, थोड़ा सा इजी बना दो ना। क्या बना दो इजी? अंडरस्टैंडिंग को इजी बना दो ना, आप खुद निकाल कर दे दो, ठीक है। तो क्या क्या रेशियोज आपको पढ़ने हैं आप यहां पे देख लेते हैं। तो फॉलोइंग लाइंस आइटम के तहत आ जाइए, फॉलोइंग लाइन आइटम के तहत एवरीवन, डेट इक्विटी रेशियोज, डेट सर्विस कवरेज रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो जो लिक्विडिटी पे काम करता है ना भाई, ठीक है ना। चलिए कि आपका डेट इक्विटी रेशियो में बोलते हैं ना अपन कितना ज्यादा अपना हम लीवरेज रख सकते हैं, वो पे काम करेगा, तो देखना पड़ेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कितना है, नेटवर्थ कितना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स है क्या। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मान लो तुम्हारे कंपनी में कोई ऐसा प्रॉफिट रेशियोज है या ऐसा कोई रेशियोज है जो यहां पे मिलता जुलता नहीं है, बट हो सकता है उसके जगह आप उसको फिट कर सकते हो, है ना। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है ना, तो किसी का सीआरआर नहीं होगा तो किसी का डीआरआर होगा, करेक्ट ना। या किसी का मान लो ऐसा, सुनो, किसी का मान लो बॉन्ड्स का रिडम्पशन कोई रिजर्व होगा, क्या होगा, बॉन्ड्स का रिडम्पशन कोई रिजर्व होगा। तुम मत बोलना सर हमको तो नहीं बोला है, हमको तो सर यहां पे लिस्ट में नाम ही नहीं है, बॉन्ड्स का तो बात ही नहीं किया है। नहीं नहीं किया है, नीचे देखेंगे किया है। बोल रहा है अगर आपके कंपनीज में अगर कोई सिमिलर नेचर्स का रिजर्व्स बनता है तो उसको झलका दीजिए आप, उसको भी आप दिखाइए शेयर होल्डर्स को, ठीक है। वेरी गुड। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हालांकि रहता ही है, बट फिर भी ईपीएस ये भी हालांकि रहता ही है, बट फिर भी यहां पे इंफॉर्मेशन एक साथ आप झलका देंगे। करेंट रेशियो भैया, लिक्विडिटी रेशियो है ना, पहला लिवरेज रेशियो था ना, लिक्विडिटी रेशियो बताइए यहां पे, ठीक है ना। चलिए लॉन्ग टर्म डेट और वर्किंग कैपिटल, ओ माय गॉड इसका क्या रिलेशन है, लॉन्ग टर्म लोन का वर्किंग कैपिटल से क्या रिलेशन है ये भी बताइए। पैसा लेके आप खाना खाते हैं क्या, मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ, वर्किंग का खर्चा, तो पैसा लोन लेकर, लॉन्ग टर्म वाला लोन लेके काम कर रहे हैं क्या, इसका एक रेशियोज बनता है, आप उसको भी झलका दीजिएगा, ठीक है। बैड डेट्स वाला भी देख लीजिएगा और करंट लायबिलिटी रेशियोज भी देखिएगा, ठीक है, करंट लायबिलिटी रेशियोज भी देखिएगा। तो आप अपने एग्जाम्स के लिए ना इस रेशियोज को 5-6 याद कर लेंगे। डेट दो डेट है, करेक्ट ना, 2 डेट है, ईपीएस नेटवर्थ आपको ऐसे याद होता है, 2 डेट वाला रेशियोज है, ईपीएस नेटवर्थ ऐसे याद होता है, करंट रेशियोज है आपके पास, ठीक है ना, और करंट लायबिलिटी रेशियोज भी है। तो कहीं ना कहीं 4-5 आपको ऐसे याद हो गया, बाकी 1-2 और याद कर लेंगे तो चांद लग जाएगा, चांद 4 चांद। वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। वेरी वेरी गुड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट, अब देखो जो लाइन मैंने बोल रहा था, दैट एफोरसेड इंफॉर्मेशंस एवरीवन, aforesaid information is not applicable to the listed entity, it shall disclose such other ratios, ऊपर वाला सर मेरा एप्लीकेबल नहीं है सर, मेरे लिए कुछ और लगता है, हम कुछ और इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं सर, मेरा अलग टाइप का कुछ रेशियो बस उससे मिलता जुलता है, बट वो एग्जैक्टली नहीं है, कोई बात नहीं। एज मे बी रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अदर एप्लीकेबल लॉज इफ एनी, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को ना, है ना, अलग अलग रिजर्व बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो रिजर्व्स आप यहां पे भी झलकाइएगा बिकॉज यहां पे रिक्वायरमेंट है आपका, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है भैया, अगर आपने नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इशू किया है, अगर आपने नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इशू किया है तो आप ये हिसाब बताते रहिएगा कि यूटिलाइजेशन कितना हुआ, ये हिसाब हमको बताते रहिएगा, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, क्वार्टरली बेसिस पे बताना है ना, क्वार्टरली बेसिस पे बताना है आपको, ये क्वार्टरली बेसिस पे बताना पड़ेगा एवरीवन, क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे बताएंगे अपन, ठीक है। टिल सच प्रोसेस ऑफ द इशू हैव बीन फुल्ली कंज्यूम्ड, ओहो हो। सो अगर आप एनसीएस कर रहे हैं तो क्वार्टरली बताना पड़ेगा हिसाब, ठीक है। टिल व्हाट, टिल व्हाट फुल्ली कंज्यूम्ड, टिल व्हाट fully consumed everyone, till what fully consumed, very very good, till what fully consumed you have to
करेक्ट है ना? वेरी गुड। सो अभी तक क्या पढ़े अपन, जल्दी, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। एसआर आईडी के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, मेजोरिटी में है ना, प्लस पब्लिक शोल्डर का वोट है ना फेवर में, चल उसी को निकालना है क्या, उसी को निकालना है क्या, कोई बात नहीं, पब्लिक शोल्डर का वोट है ना निकालने के लिए फेवर में, है ना, चलो निकाल दो, खत्म। नेक्स्ट कुछ रेशियोज आपको झलकाना है, 3-4 याद कर लिया, डेट रेशियो, डेट सर्विस वाला, कवरेज रेशियोज, फिर उसके बाद करंट रेशियोज, लायबिलिटी रेशियोज, है ना, नेटवर्थ और ईपीएस याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए 2-3 मार्क्स का, ठीक है ना, एकदम 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 2 मिनट लगेगा भैया, आप कर लेंगे ना, क्या है रिस्क लेके क्यों जाएंगे आप, है ना, कर लीजिए ना, हाफ एन आवर दीजिए, अमेंडमेंट पूरा खत्म, जॉल जॉल हो जाए बाबा, जॉल हो जाए, ठीक है, वेरी गुड, लाइक थोड़ा सा दूसरा, ठीक है, वेरी गुड, चलिए आगे बात करते हैं, कम ऑन, नेक्स्ट बोर्ड इफेक्टिवनेस, लेसन नंबर 3 में अमेंडमेंट है, बोर्ड इफेक्टिवनेस एवरीवन, लेसन नंबर 3 में वी हैव द अमेंडमेंट्स ऑफ बोर्ड इफेक्टिवनेस, करेक्ट ना, क्या सर, चलिए मैं बताता हूं एक बार, लेसन नंबर 3 का अमेंडमेंट, मुझे जगह चाहिए, जगह चाहिए, जगह चाहिए, ऊपर जगह हीरा, चलिए यहीं पे लिखता हूं मैं, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, एमसीए ने एक नोटिफिकेशन लाया था आईडी के लिए, याद करिएगा, एमसीए ने नोटिफिकेशन लाया था आईडी के लिए, ठीक है ना, किसका आईडी सर, अरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, किस चीज का सर, आईडी बैंक का, आईडी बैंक का, आईडी बैंक का, आईडी बैंक का, एमसीए ने नोटिफिकेशन लाया था आईडी बैंक के लिए, क्या नोटिफिकेशन सर, आईडी बैंक का रूल्स था सर, क्या रूल्स था सर, 20-10-19 को, 20-10-19 को, ठीक है, कि जिन्हें भी आईडी बने हुए हो गया है साल, जो आईडी ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं ना, वो सुनो, बोला क्या करूं, सुनो सुनो सुनो, आज के डेट के बाद से आईडी बैंक का रूल्स जो है ना, वही कंपनीज अपॉइंटमेंट वाला हमारा जो रूल्स है ना, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट का रूल्स, उसमें मिलेगा, अपन आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे, पर आईडी के लिए स्पेसिफिकली जो रूल्स है ना, उसमें यह बोला गया 20-10-19 को, सुनो सुनो सुनो, बोला क्या, आप ऑलरेडी आईडी है, आप ऑलरेडी आईडी बने हुए ना, अरे भैया ऑलरेडी आईडी बने हुए पहले से, इस रूल से पहले से, आपके पास 13 महीना है, 13 दिन नहीं, 13 महीना, 13 मंथ है आपके पास, ये पहले 10 मंथ था, फिर उसको 3 एक्सीड किया, मैं पूरा कवरेज दे रहा हूं यहां पे, ध्यान से, अमेंडमेंट का पूरा कवरेज हो रहा है यहां पे, तो 13 महीना ना, 13 मंथ, यू हैव 13 मंथ टू एड योर नेम, टू एड योर नेम इन कितना, यू हैव टू एड योर नेम, एड योर नेम, कहां पे ऐड करेंगे सर, पोर्टल में, आईडी के पोर्टल में, है ना, एड एज एन आईडी, है ना, बाय पेइंग फीस, जो भी 1 साल का, 5 साल का, लाइफ टाइम का जो आईडी का फीस बनता है ना भाई, आप उसको देके पेमेंट करेंगे, ठीक है, मतलब इस डेट के बाद से कहानी क्या है, आपको 13 महीना मिलता है भैया, आपको क्या करना है, अपना नाम उसमें डालना है, याद करिए, ठीक है, करेक्ट है ना, या जिसको भी विश टू अपॉइंट आईडी है ना, विश टू बिकम आईडी, विश टू बिकम व्हाट आईडी, विश टू बिकम व्हाट आईडी, जिसको आईडी बनना है ना, जिसको भी आईडी बनना है ना, वो भी अपना नाम डाल सकता है, वो भी अपना नाम डाल सकता है, पैसा देकर, फीस देकर, है ना, 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम, है ना, ऐसा तक नहीं, याद करिए आप, देखिए आप अपना नाम इनरोलमेंट करवा लीजिए, अब करवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, करवा लीजिए, उसके बाद आपको एक टाइमलाइन दिया गया, उसके बाद क्या दिया टाइमलाइन, कि जैसे ही आपका नाम ऐड हो गया है इन दोनों का, 13 मंथ जो ऑलरेडी होल्ड करते रहे, जो ऑलरेडी आईडी बने हुए ना उनका, और जो आप नया बनना चाहते हो ना, आपको पहले अपना नाम उस डेटा में डलवाना पड़ेगा बाय पेइंग द फीस, राइट। अब आगे इसके बाद कहानी कुछ क्या था, पास्ट में चल रहा है, इसके बाद कहानी कुछ क्या था, ये सब तो काम आपने कर लिया, बोला हाँ सर ये सब तो काम अपन कर लिए, वेरी गुड, ये सब तो काम अपन कर लिए, इन सभी काम करने के बाद आपके पास 2 साल था, 2 साल, समझता है, आपके पास क्या था, 2 साल था, 2 इयर्स था आपके पास, 2 इयर्स, ओहो मैं बीच के पन्नों में फंस गया हूं, 2 इयर्स था, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, 1 सेकंड रुकिएगा, चलिए, तो इसके बाद जैसे ही आपने अपना नाम अंकन करवा लिया, तो उसके बाद आपके पास समय था, कितना समय था सर, आपके पास फर्दर
2 इयर्स का समय था, 2 साल का समय, जिसमें आपको क्या क्लियर करना था? एग्जाम क्लियर करना था आईडी के लिए। ठीक है, आपको एग्जाम क्लियर करना था आईडी के लिए बंधुगण। और अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू बिकम आईडी, यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर द आईडी इन द कंपनी। ठीक है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपको कोई आकर रिप्लाई मतलब ले लेगा आपको अपने वाले कंपनीज में एज एन आईडी। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी था हमारा वापस से। लेकिन 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 अगर किसी का, अगर ध्यान समझेंगे, अगर किसी का नाम हटा दिया गया है, रिमूव किया गया है, वो अमेंडमेंट्स जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूं उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं लोगों के लिए इसका नाम हटा देगा। वापस से आईडी बैंक का रूल्स आया था, है ना, और उसके लिए एक टाइमलाइन दिया था, याद करेंगे आप। 13 मंथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे ना, उनका था 13 मंथ, आइए और आप अपना इस बैंक में नामांकन करवा लीजिए, है ना, बाय पेइंग फीस, 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम। यहां पे जो बंदा वापस से इसके बाद आईडी बनना चाहता है इस रेगुलेशंस के बाद, तो वो भाई आए, वो भी अपना नाम अंकन करवा ले। लेकिन नामांकन करवाने से नहीं होगा, आपको 2 साल के अंदर एक एग्जाम्स भी क्लियर करना पड़ेगा, जो आईडी का एग्जाम्स होगा उसको क्लियर करना पड़ेगा, तो आप आईडी के लिए एलिजिबल्स होंगे एवरीवन। ठीक है, तो हुआ ये, बहुत लोग या तो नामांकन करवाने के बाद एग्जाम नहीं दिए, है ना, या बहुत लोग को एग्जाम दिए 1 साल का, ठीक है, और उनका रिन्यूअल आ गया, और रिन्यूअल का 30 दिन समय है कितना? 30 दिन। रिन्यूअल का भी क्या है? 30 दिन समय ना, वो एक्सपायर हो गया, तो डेटा बैंक क्या करता है? नाम उठा के उसको रिमूव कर देता है भाई, है ना, नाम उठा के रिमूव कर देता है। उस रिमूवल के बाद क्या करना है, इसके लिए अमेंडमेंट्स आए हैं। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, वेरी गुड। चलिए देखिए, देखिए एवरीवन, an individual whose name has been removed from the data bank under sub regulations 4, ठीक है, may apply for restoration of his name by the payment of 1000 fees। 1000 रुपीज हो गया फीस का, लेकिन आपका नाम बस रिस्टोर किया, एग्जाम्स तो देना ही पड़ेगा, एग्जाम्स तो देना ही पड़ेगा, है ना, करेक्ट है ना। चलिए, एंड इंस्टीट्यूट शैल अलाउ सच रिस्टोरेशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली his name shall be shown a separate restored category for a period of 1 year from the date of restoration, within which he shall be required to pass the online proficiency test। आपको मैं बता रहा हूं ना भाई, इसको पास करना पड़ेगा, और you have to pass this particular proficiency test। Thereafter his name shall be included in the data bank only if he passes the said online exams। इन सच केसेस द फीस पेड इन द, जितना आपने फीस पहले पेमेंट किया था ना, मान लो तुमने ऑलरेडी डेटा बैंक में नाम लगवा लिया अपना, और तुमने फीस भी पेमेंट कर दिया 5 साल के लिए, ठीक है ना, बट जस्ट बिकॉज तुमने एग्जाम नहीं दिया, या जस्ट बिकॉज तुम्हारा एग्जाम नहीं से नाम हटा दिया गया, करेक्ट है ना, 2 साल का पीरियड का एग्जाम था ना, हटा दिया गया, तो बोला भाई ऐसा है, ऑलरेडी वाला जो बात कर रहा हूँ, ऐसा है, 1000 रुपये दे और तू एग्जाम दे, तेरा नाम वापस से आ जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर है एवरीवन, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, ठीक है। सो वापस से पढ़ लेते हैं। 5, द एनी इंडिविजुअल्स हुज नेम हैज बीन रिमूव फ्रॉम द डेटा बैंक अंडर सब रूल 4 में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन हिज नेम ऑन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ 1000 रुपीज, ठीक है। हिज नेम शैल बी शोन अ सेपरेट रजिस्टर बाय पेमेंट, बट नेम ऐड कब होगा? जब आप एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे, और अगर आपका पीरियड ऑलरेडी पेड था, डेटा बैंक का पैसा है ना रजिस्ट्री में, वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा, और आपने फॉर एग्जाम्पल 5 साल का पेमेंट किया था और 2 साल में एग्जाम नहीं दे पाए हो आप, तो आपको वापस से वो टाइम मिल जाएगा। डोंट वरी एवरीवन, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ ही फेल्स टू पास, मतलब फेल्स टू पास, कमन क्या बोल रहा है, फेल्स टू पास, अच्छा ठीक है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्टोरेशन हिज नेम शैल बी रिमूव्ड, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार दिखाया था आपको हिस्ट्री, ठीक है ना, तो आपको सब धुंधला धुंधला जो लागे है ना, वो सब ठीक हो जावे है, ठीक है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए एवरीवन, ये देखिए, ये है रूल्स, ठीक है ना,
एवरी इंडिविजुअल्स हु हैज बीन, मैं रेड के ऊपर रेड लगा रहा पापा, चलो, अरे ये क्या हो गया, चलिए, हाँ, तो 13 मंथ के अंदर टाइम था, ठीक है ना, फिफ्थ अमेंडमेंट ने बोला 13 मंथ तक टाइम था फ्रॉम द कमिटमेंट्स। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे, हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड एज आईडी आफ्टर सच कमेंसमेंट, या तो ऑलरेडी कोई आईडी था पहले से, या तो फिर उसके बाद आपने आईडी बनने का इच्छा जगाया, जो पहले तो था भाई, पहले सदियों से बनते हुए आ रहा है उसका। अच्छा, इसमें एग्जाम्पशन भी है ना, कुछ कैटेगरीज के लोग, प्रोफेशनल्स, 10 साल एक्सपीरियंस, कभी 3 साल एक्सपीरियंस लिस्टेड कंपनी में, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है, यहीं पे सब कुछ है, ठीक है, करेक्ट है ना। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, नाम ऐड करवाना पड़ता, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आप रूल्स को, ठीक है, और देन आपका नाम डेटा बैंक में आएगा, है ना, आप 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम जैसा इच्छा कर लीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन फोर क्या बोलता था, यही 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 तो बात हो रहा है इसमें, अरे भैया यही तो बात हो रहा है, देखो ना, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, देखो कहां बात हो रहा है, इन रूल 6 आफ्टर द सब रूल 4 द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन तो यही पढ़ रहे हैं ना भाई, ठीक है ना, रूल 4, ठीक है, उसके बाद इंसर्टेड, कहां इंसर्टेड हुआ, ये रहा रूल 5, any individual whose name has been removed from the data bank under sub rule 4, सब रूल 4 क्या बोलते हैं, एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम नहीं दिया, ठीक है ना, 4, वापस से 4 बताइए ना प्लीज, 4 बताइए, 4, ये देखो 4, every individual whose name is so included in the data bank shall pass एंड ऑनलाइन प्रोफेशनल टेस्ट एवरीवन, ठीक है ना। तो वेरी वेरी गुड, तो ये आपको झलकाना था, मैंने दिखा दिया आपको, अब इसको आप वीडियोस को रोकेंगे और इसको देखेंगे आप, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी गुड एवरीवन, है ना। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ये 1000 फीस पेमेंट करके नाम लाना पड़ेगा। अगर आपका एक्सपायर हो चुका है ना 1 ईयर का पीरियड ऑफ टाइम, तो दोबारा एग्जाम्स का तो चक्कर नहीं, आप 30,000 रुपये दे दीजिए, 30,000 बोल रहा हूँ, 30 दिन के अंदर आप मतलब आपका जो फीस है वो दे दीजिए आप, ठीक है, और 1000 रुपये फीस दे दीजिए आप, शुरू हो जाएगा आपका नाम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम से नहीं दिया आपने ना, तो भैया एग्जाम दीजिए, आप एग्जाम दीजिए, 1000 रुपये तो लगेगा टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के लिए, बट आप एग्जाम दे के पास हो गए तो आपका कंप्लीट 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 हो जाएगा, आईडी का लिस्ट पे नाम आ जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी गुड, आ जाते हैं अपन नेक्स्ट अमेंडमेंट का बात करते हैं। चलिए चलिए, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, चलिए। सो लेसन नंबर 16 सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी का बात हो रहा है। लेसन नंबर 16, देखो इससे पहले वाले जो अमेंडमेंट है वो आप लोग खुद से कर लेंगे, इसमें बस वर्डिंग को चेंजेस हुआ है, ठीक है ना। आई गेस कि आप यहाँ पे कर सकते हो तो कर लोगे आप। मैं 16 का बात करता हूं, 16 नंबर चैप्टर्स का जो है सीएसआर सस्टेनेबिलिटी। यहां पे ऑल्टमैन का जो जेड स्कोर है ना, इसमें कुछ चेंजेस किया गया है, ठीक है ना। एक हम लोग स्टडी मैट में पढ़े थे, ठीक है ना सर, वहां पे पब्लिक कंपनीज को लेकर था कुछ, पब्लिक कंपनी को लेकर का था कुछ, यहां पे ना और 3 कैटेगरीज के स्कोरिंग को फंक्शन किया गया है, ठीक है ना। सर ये टॉपिक पढ़ते कैसे हैं, ये सस्टेनेबिलिटी को लेकर है भैया। ये कंपनी क्या नियर फ्यूचर्स में इंसॉल्वेंट होने वाली है क्या, क्या कंपनी दिवाली होने वाला है क्या भैया, क्या कंपनी दिवालिया लाइक बजमालिया होने वाला क्या, तो ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ होने वाला है क्या, तो उसका ये एक फ्यूचर कास्टिंग कर देता है भैया, ठीक है। देखते हैं, तो यहां पे 3 ऐड हुआ है भाई, ठीक है ना। अपन इसको थोड़ा और अच्छे से ट्राई करेंगे समझने का, तो मैं इस पे लेकर आया हूं आपके लिए मॉडल, ये रहा। चलिए, एज पर द इंस्टीट्यूट का मैट, है ना, जहां पे एक मॉडल वो बताया है, जेड स्कोर बताया है, वो बोलता है कि अगर जो कंपनी है पब्लिक ना, अगर उसको समझना है तो क्या 3 पैरामीटर दिया है, डिस्ट्रेस, है ना, क्या दिया है, डिस्ट्रेस पैरामीटर, डिस्ट्रेस, है ना, डिस्ट्रेस मतलब कंपनियां बंद, इंसॉल्वेंट की कगार पे है, इंसॉल्वेंट हो जाएगा भाई, हो जाएगा इंसॉल्वेंट, है ना।
अगर वो ग्रे जोन में है ना एवरीवन, तो ये बोल सकते हैं ओहो कंपनीज इन ग्रे जोन में भैया बचने का चांस है, मतलब अभी वो झेल सकता है। और जब कंपनी सेफ जोन में हो गया ना, पार्टी 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 कर लो, पार्टी 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 आप कर लो एवरीवन। सो नाउ द कंपनी इज इन सेफ जोन, तो आप यहां पे काम कर सकते हैं, कंपनी सेफ जोन में है। तो ऑल्ट्समैन का जेड स्कोर मॉडल यही बताता है। क्या आने वाले समय में कंपनी का बंद होने का चांसेस है क्या? ऐसा कुछ है क्या आने वाले समय में? ऐसा कुछ है क्या बताइए ना, ठीक है ना? नहीं तो भाई कोई बात नहीं है। तो देखिए, is a numerical measurement that used to predict the chance of bankruptcies, है ना, ठीक है ना, in the next 2 years, ऐसा बोलता है। इसमें कुछ चेंजेस किया गया भैया, इसमें कुछ चेंजेस किया, उसको देख लेते हैं फटाफट। इसमें कुछ चेंजेस किया गया, ठीक है, चलिए, है ना। इंस्टीट्यूट क्या बोलता है भाई? मैंने 3 मॉडल लगाया, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए और नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एवरीवन हमने 3 चीज के लिए लेकर आया भाई, इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है। आप इस सब का नॉमिनल समझते हो ना भाई, इस रेशियोज का। हम वर्किंग कैपिटल्स, जो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल डिवाइड टोटल एसेट्स, जो क्या करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का बात करता है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, क्या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का बात करता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? रिटेन अर्निंग्स टोटल एसेट्स, है ना, हाउ मच वी अर्न, जितना हमारे पास है उससे कितना अर्न कर रहे हैं वो शो करता है ना। बोरो मनी से नहीं, हाउ मच वी हैव अर्न फ्रॉम ओन मनी, ओन मनी से कितना अर्न किए, ठीक है, करेक्ट है ना। टोटल एसेट्स को कितना यूज करके, ईबीआईटी डिवाइड टोटल एसेट्स, इफिशिएंटली कितना यूज करके मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, बिजनेस धंधा कर रहा हूं, है ना। तो इफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स, इफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स बताता है, इफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स। और नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल लायबिलिटी। ये क्या बताता है कि भैया आपको पैरामीटर से बाहर के लोग जो देख रहे हैं ना, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन लायबिलिटीज के ऊपर है ना, लो तो नहीं है ना। सेल्स टोटल एसेट्स, अगेन एसेट्स का क्या रोल बनता है आपके सेल्स को इंक्रीज करने में एवरीवन, ठीक है ना। तो ये पैरामीटर्स आपको याद रहना चाहिए ताकि आप एक एक 2 लाइन लिख सको। इसके लिए इंस्टीट्यूट मैट में दिया होगा, आप पढ़ लेंगे, डोंट वरी, और हमने भी आपको पढ़ाया है। चलिए मैं बात करने वाला हूं 3 नया पैरामीटर्स को, ठीक है ना। यहां पे देखिए जेड स्कोर ने क्या बोला, x1 मतलब ये x1, x2 मतलब ये x2, x3, ऐसे करके आपको क्या करना है, फॉर्मूला को पुट करना है ना, ठीक है ना। अब सर ये कैसे याद किया जाए, 0.717, 0.847, 3.107। देखिए यहां पे 2 फोन नंबर निकल के आता है, 2 फोन नंबर, ठीक है ना, करेक्ट है ना। 717, ठीक है, 847, क्या समझा, 717 847, 8 को लिख देता हूं ऐसे, मैं वापस लिखता हूं, ध्यान समझिएगा, 717 847, ठीक है, 3107, कितना हुआ, 2 4 6 8 10। ओहो ये तो फोन नंबर मिल गया, ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कम से कम याद रहना चाहिए ना भाई, तो अब ये नंबर याद करेंगे, आप ऐसे नंबर को याद कर लेंगे, ठीक है ना। सो उसके बाद बताइए ना, उसके बाद सिंपल है, नेक्स्ट 42, क्या 42998, हाँ सर 42998, 5 ही हुआ सर, कोई बात नहीं। इसके बाद x1 x2 तो x3 x5 है ना भाई, तो लिख दो 1 2 3 4 5, हो गया 10 नंबर, 42998 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब आपको अगर फॉर्मूला एग्जाम पूछा जाए कि क्या नया मॉडलिंग क्या हुआ है, आप बताइए, तो एक्चुअली नया नहीं है, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने उसको डाला है इसके लिए, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ये रहा, ठीक है ना। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है भाई, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ना हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे लिया जाएगा, आते हैं देखिए, प्राइवेट कंपनी के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। तो नॉर्मली क्या करना है, हम क्या करते हैं, बुक का वैल्यू ले लेते हैं, क्या लेते हैं, बुक का वैल्यू ले लेते हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सॉल्व हो गया, ठीक है ना।
मार्केट कैपिटलाइजेशन, देखो सम्स नहीं आएगा ऐसा लगता है, बट हमें एटलीस्ट वो फॉर्मूलाज वगैरह मन में रखना चाहिए, क्या पता शॉर्ट नोट्स पूछ दे वहां पे, ठीक है ना। तो वो यहां पे मॉडलिंग यूज किया गया। मार्केट वैल्यू कैसे लेंगे, शेयर्स को लेकर लेंगे। खास बात क्या है, जब आप प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहे हो ना, तो ये हमारा कवर हो गया। फोन नंबर के हिसाब से लिख देना, फोन नंबर के हिसाब से आप वीडियो को रोकोगे और देखोगे, ठीक है ना, करेक्ट है ना, ये हो गया। नेक्स्ट में बात करता हूं, थोड़ा फास्ट रहूंगा। अब ये प्राइवेट नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या बात है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या बात है, तो यहां पे आपको फोन नंबर वैसे रेडी करना है। यहां पे कुछ चेंजेस किया गया बंधुगण, कुछ चेंजेस किया, देखिएगा 3.26 है ना, 1.04, और ओहो X5 नहीं है, X5 नहीं है एवरीवन, X5 नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं मैं आपको, ध्यान समझना। ये एक्चुअली किसके लिए, नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसके लिए, नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या सर्विस सेक्टर होगा। ये क्या होगा, सर्विस सेक्टर। देखो, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोला जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट, देयर लीज एसेट्स, कम ऑन, देयर लीज एसेट्स से बिलोंग करता है वो, हेलो, मतलब उसको ऐसे चाहिए भाई, तो उसका रेशियोज रहना चाहिए। बट सर्विस इंडस्ट्रीज में ये नहीं होता मैक्सिमम जगह कि भाई हमको लीज में ऐसे नहीं चाहिए, हम भाड़े पे भी ऐसे ले लेते हैं, भाड़े पे भी यूज करना ट्रैवलिंग के लिए, गाड़ी ले लो है ना, ट्रक ले लो, भाड़े पे ले लो। तो उसके लिए X5 को हटा दिया गया है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहां पे देखिए ये X5 का बात कर रहा हूं जो हटाया गया है। कौन सा X5 भाई, दूसरा इंक ले लेता हूं, कौन सा X5, ये X5 को हटाया गया है नॉन के केस में, मतलब सर्विस सेक्टर के केस में हटाया गया, और साथ ही साथ इसको ना थर्ड कैटेगरी में भी हटाया गया जो इमर्जिंग मार्केट वाला है। देख लेते हैं, चलिए देखिए, इमर्जिंग मार्केट यहां पे भी मैट में दिया हुआ इंस्टीट्यूट का, यहां पे हमने इसको इलेबोरेट किया अच्छे से, ठीक है ना, करेक्ट है, अपन देख लेते हैं यहां पे। तो इमर्जिंग मार्केट के लिए हटाया गया। इमर्जिंग मार्केट में 3.25 3.26 को एक्स्ट्रा लिया गया, बोला क्यों, देखो स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, वो आते हैं ना, वो सारे चीज को यूज करते हैं, पूरे अवेलेबल फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं, तो उसका वेटिंग के लिए हम उसको बढ़ा दिए, वेटेज के लिए बढ़ा दिए, है ना। इसका पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे डिटेल्स में, आने वाले क्लासेस में लाइव बैचेस में डिस्कशन होगा। बट अभी आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको फॉर्मूलाज दिया हुआ है, आप देखोगे आपके मैट में बस इतना ही फॉर्मूला लिखकर इंस्टीट्यूट ने बोला भाई कर लेना, तो आपको इतना फोकस करना है, ठीक है ना, करेक्ट है ना। तो मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूं कैसे आप रेडी कर लोगे, तो आप आ जाओ वापस से यहां पे, ठीक है ना। तो इसमें इसमें भी देखो ना X5 को हटा दिया गया है ना, बोला भाई स्टार्टअप इमर्जिंग कंपनीज है, वो क्या तगड़ा वाला एसेस खरीदेगी पहले, अभी पर धंधा फिक्स करेगी ना भाड़े पे लेकर, हटा दो उसको, उसको हटा दो, उसको हटा दो भाई, ठीक है ना। और ये जो मेथड हुआ है ना इमर्जिंग वाला, इससे क्या बोलता है पता है, हम बहुत पहले से इस यूज करके इस टूल को बहुत पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करीबन और भी पहले 2-2.5 साल पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई कि हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, करेक्ट है ना, मतलब बिजनेस जो होगा ना वो करेक्टली जाएगा कि नहीं जाएगा, हम इसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो ना, बैंक्रप्सी 2 years प्रायर, ओहो 2 साल पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, और साथ ही साथ एक्यूरेसी का लेवल ऑलमोस्ट 95% है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, थोड़ा ऐड ऑन कर देना यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे ऐड ऑन कर देना इस मॉडल को लेकर, इमर्जिंग को लेकर, प्रायर 2 years, क्या प्रायर 2 years, प्रायर 2 years, साथ ही साथ इस 2 साल से पहले आप कर सकते हो, करेक्ट ना। और एक्यूरेसी का लेवल 95% बोला जा रहा है, 95% एक्यूरेसी का लेवल बोला जा रहा है इसके तहत एवरीवन, ठीक है ना। तो वेरी वेरी गुड, तो हम लोगों ने इसका अच्छे से पोस्टमार्टम कर लिया है। आगे बात करते हैं अपन, चलिए नेक्स्ट, सीएसआर को लेकर चेंज आया है, सबसे बड़ा चेंज यहां पे सीएसआर को लेकर ही आया है। उसमें क्या क्या चेंज हो देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। सीएसआर में आपको याद होगा अनस्पेंड का जो पैसा होता था, अनस्पेंड मनी होता था, वो आप सीएसआर के लिए अलग से फंड बनाते थे, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में बनाते थे आप अनस्पेंड सीएसआर का फंड,
और उसको ट्रांसफर करते थे आप, ठीक है ना, तो उसको लेकर चेंजेस आया, देख लेते हैं, चलिए। सो आफ्टर दिस these rules will be inserted अनस्पेंट मनी को आप कैसे डील करेंगे, जैसे आपको बोला गया था लॉ में वैसे डील करेंगे, मतलब यू हैव टू ट्रांसफर विद इन 30 डेज। वेरी गुड, आगे बात करते हैं अपन, चलिए। नाउ आगे सीएसआर का एक्टिविटीज हम लोग पढ़े थे, या तो सीएसआर आप इन हाउस कर लो या किसी बाहर वाले से हेल्प ले लो। उसके लिए एक अमेंडमेंट आया, बोल रहा भाई आप या तो खुद इन हाउस कर सकते हो या किसी भी सीएसआर वाले कंपनीज को, सेक्शन 8 कंपनीज को आप ले सकते हो जो उस पर्टिकुलर फील्ड में 3 साल तक एक्सपीरियंस रखा हो, आप उसका हेल्प लेके अपना सीएसआर एक्टिविटीज कर सकते हैं एवरीवन, ठीक है ना। यहां पे और भी फंड्स का ऑप्शंस दे दिया गया है, बहुत सारे फंड्स का ऑप्शन दे दिया गया है, तो आपके एग्जाम्स में यहां पे हो सकता है केस स्टडी बनेगा, तो फोकस करेंगे आप यहां पे। तो केस स्टडीज के लिए ये पॉइंट आप देख लेंगे। मैं फटाफट रूल 8 सीएसआर आपको दिखाना चाहता हूं, जो बेयर एक्ट से है वो आप देख लेंगे। ये रहा रूल 8, ठीक है। वो बात हो गया, कुछ और चीजें है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट चलिए, नाउ रूल 8 में और एक चेंजेस हुआ है वो देख लेंगे अपन। मैं रूल 8 में आता हूं। नाउ एवरी कंपनी हैविंग एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन ऑफ 10 करोड़ और मोर इन द परसेंस 135, अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा करते हैं तो आपको यहां पे एक और काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है वो देख लीजिए यहां पे। आप अ कंपनी इंपैक्ट असेसमेंट करेगा, अपना इंपैक्ट असेसमेंट करना कंपलसरी है आपका और करना पड़ेगा आपको। बट याद रखिए यहां पे आपको बोला है आप मैक्सिमम 5% या 50 लाख, उससे ज्यादा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप ऐसा कर सकते हैं विच एवर इज लेस, ठीक है ना। अभी जो लेस था ना भाई, इसको क्या कर दिया है लॉ ने, विच एवर इज हायर कर दिया है, ठीक है ना। और जो 5% है इसको क्या कर दिया है, 2% कर दिया है ना। ये वही है रूल 8 का अमेंडमेंट, इसको आप रीड करेंगे, इंटरप्रिटेशन सेम है, बट यहां पे आप लोअर को हायर कर दिया है, आप देखेंगे यहां पे ये रहा 5%, 2% shall be substituted and the word whichever is higher shall be substituted, ठीक है। सो ये रहा हमारा अमेंडमेंट्स। सो दैट्स इट एवरीवन, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।